जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभाओं के चुनाव परिणाम सामने आने लगे हैं और हरियाणा में वोटों की गिनती जारी है। रुझानों में बीजेपी लगातार कांग्रेस से आगे दिख रही है। बीजेपी को 50 सीटें, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को 34 सीटें, इंडिपेंडेंट 4, आईएनएलडी 1 और बहुजन समाज पार्टी को भी 1 सीटें हरियाणा में मिलती दिख रही हैं। हरियाणा में लगातार नतीजों से सामने साफ है कि बीजेपी ही सत्ता में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी लगातार 50 सीटों पे बढ़त बनाए हुए है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 34 सीटों पर, इंडिपेंडेंट 4, आईएनएलडी अभय चौटाला वाली पार्टी 1 सीट पर और बीएसपी 1 सीट पर आगे है। लेकिन जननायक जनता पार्टी और उसकी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भी मतगणना जारी है। नतीजे सामने आने लगे हैं और 90 सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 41 सीटें मिल चुकी हैं, बीजेपी को 26 सीटें, कांग्रेस को 10 सीटें, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को मिलाकर 51 सीटें मिल रही हैं, जिसपे पता चल रहा है कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिल के गठबंधन वाली सरकार बना रही है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के नतीजों से साफ है कि अब वहां नए तरीके की बयार बह रही है। लोकतंत्र को लोग पसंद कर रहे हैं, चूंकि कट्टरवादी पीडीपी का लगभग सफाया हो चुका है। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं और रवि अरोड़ा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। मोहम्मद अमीन साहब, क्या घाटी की जनता और जम्मू कश्मीर की जनता मान ली है कि किसी भी समस्या का हल लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए ही सुलझाया जा सकता है, या अभी भी मन में गांठ है? नहीं, मन में गांठ अब क्या रहेगी, क्योंकि 370 का मुद्दा खत्म कर दिया गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने मिलके। और आप देखेंगे कि वहां पर पूरी आज़ादी हो गई है। जो एक ही परिवार, 1-2 परिवारों को वहां पर सरकारें चला करती थी। मैंने तो देखा है वहां का इससे पहले भी चुनाव, जबकि क्या होता था कि वो फर्जी एक तरीके से चुनाव कराए जाते थे, लोग मन से चुनाव नहीं करते थे। लेकिन अब ये समय तब आया है जबकि देखिए ट्राइबल की भी सीटें बढ़ाई गई, 90 सीटें कर दी गई, 7 सीटें बढ़ाई गई हैं परिसीमन के कारण। तो उस कारण के भी लोगों को सोचना पड़ा। और वहाँ पे जिस तरीके से पार्षद के चुनाव हुए थे, पार्षद के चुनाव होने के बाद भी लोगों ने समझा कि अगर हम ये छोटी जब हम सीटों पे कर रहे हैं काम, तो हम प्रजातंत्र को आगे बढ़ाएं, अपने प्रतिनिधित्व चुनें जिससे कि हमारा भला हो और सारी स्कीमें उनको मिलें। और जो जिस तरीके से वहाँ पर गवर्नर ने काम किया और सरकार ने काम किया मिलके, और तो आतंकवाद को दूर किया और ये दिखा दिया पूरी दुनिया को कि यहाँ अब आतंकवाद का कोई स्थान नहीं है। जिस तरीके से वहाँ आतंकवादी मारे गए, अभी भी चुनाव के दौरान भी मारे गए, वरना एक समय वो था जबकि लोग घरों से निकल के वोट डालना पसंद, तो क्या दूर पोलिंग बूथ तक हमारे ऑफिसर्स भी डरा करते थे कि पोलिंग बूथ में कब पोलिंग बूथ उड़ा देंगे। इतनी लेकिन एक बड़ा जो समझ में आ रहा बड़ा फैसला हुआ कि उन आतंकवादियों को चुनावी प्रक्रिया में शामिल किया गया जो पहले हथियार उठाए थे, अब चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें से 6 कैंडिडेट करीब चुनाव जीत रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप ये देखिए ना कि उन आतंकवादियों ने समझ लिया कि हमने किस लिए, वो अपनी सत्ता या पैसे के लिए था। अब अगर ये प्रजातंत्र के साथ में लोकतांत्रिक तरीके से चुन के आएंगे, तब भी उनको फैसिलिटीज मिलेंगी और इज्जत की नौकरी, इज्जत की जिंदगी जी सकेंगे। वरना चोर उचक्कों की तरह से आतंकवादी जंगलों में घूमते रहते थे, अपने परिवार से दूर रहते थे। आज अगर चुनाव लड़के साथ में सरकार के साथ काम करेंगे तो इज्जत भी रहेगी समाज में भी और उनके परिवार में भी। तो इसलिए उन लोगों का इधर रुझान बढ़ा। और जिस तरीके से प्रोटेक्शन, एक मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि लोग राजनीतिक दलों से खफा हैं, वो उन लोगों को चुन रहे हैं जो आतंक की राह पकड़े थे, वापस आ गए हैं जी। तो क्या इसको राजनीतिक दलों से उनका मन उचाटना समझा जाए या कुछ और मतलब निकाला जाए इसका? जी डॉक्टर साहब, ऐसा है, देखिए इस मामले में तो आप गिरगर समझिए कि अभी जो
इंजीनियर को जिताया उन्होंने, उनके ऊपर राशिद भी इंजीनियर को, हाँ राशिद इंजीनियर को, उनको भी केसेस थे पार्लियामेंट के। और किसको हराया? उमर अब्दुल्ला जैसे लोगों को हरा दिया, जिनकी अपनी सरकारें, उनके बाप और दादे सब वहाँ पर राज करते आए हैं। इन लोगों ने दो परिवार, जो बात कहती है बीजेपी पार्टी कि जो परिवार थे उन परिवारों ने सिर्फ अपना ही ध्यान रखा और सारा पैसा यहाँ से कमा कर विदेशों में ले गए, यहाँ नहीं लगाया उन्होंने, ना गरीबों को दिया। अब ये सरकार के रहने से इन लोगों को, इसीलिए ये आतंकवादी बने थे। अगर वो काम इनके साथ सही तरीके से कर रहे होते, लेकिन अगर आपकी बात मान ली जाए डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, जी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की उमर अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला वाली पार्टी की सरकार नहीं आनी चाहिए थी। 41 सीटें आई हैं। रवि अरोड़ा जी, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? मन उछटा भी है और लग रहा है कि पूरी तरीके से बागडोर लोग शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उनके परिवार को ही देते जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला तक की बात आ चुकी है। जी देखिए, जैसे जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं, तो जब राजा हरि सिंह ने भारत सरकार को कश्मीर सौंपा था, उसके बाद जो राजनीतिक समीकरण बनते चले गए, वैसे ही शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला लगातार एक पीढ़ी लगातार इस पूरे राज्य पर काबिज रही। और उसके बाद पीडीपी कहीं ना कहीं एक कट्टरपंथी पार्टी के तौर पर, और खासकर पीडीपी के पास वही वोट बैंक था जो आज कांग्रेस को वापस मिला है। तो मैं समझता हूं आज वहां की जनता ने वोट देकर यह तो जता दिया है कि उन्हें भी आतंकवाद पसंद नहीं है, यह जता दिया है उन्हें धारा 370 से लेना देना नहीं है, उनको वोट देना है उन्हें। ठीक है, बीजेपी नहीं चाहिए, लेकिन आज वो हिंदुस्तान की मुख्य धारा में शामिल है। मतलब साफ है कि वहां की आवाम चुनाव में अगर हिस्सा बन रही है। होता क्या था, अब तक जो चुनाव होते थे पिछले 5 दशकों में, होता ये था कैंडिडेट खड़े नहीं होते थे सिर्फ इन दो पार्टियों के अलावा। मतलब ऐसा क्या था, क्यों नहीं खड़े होते थे? क्योंकि आतंकवाद सिर चढ़कर बोलता था। लोग वोट देने तो बहुत बड़ी बात है, लोग जाना भी, घर से निकलना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता था कि मात्र 20% पर सरकार बन जाया करती थी, मंत्री बन जाया करते थे, उसी में ही सब चुनाव हो जाया करते थे। लेकिन पहली बार इतना बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया, लाइनें लगी, और एक भी घटना ऐसी नहीं हुई जिसे हम कहें कि वहां पर किसी आतंकी लोकतंत्र का स्वागत किया लोगों ने, खुले हाथ से स्वागत किया और अपने नेताओं को खुले मन से स्वीकार किया है। अब एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, इसके लिए हमारी सुरक्षा एजेंसियों को जो ताकत सौंपी है केंद्र सरकार ने, इसका योगदान, इसका पूरा श्रेय उसको जाता है। क्योंकि चुनाव आयोग पहले भी था, चुनाव आयोग अब भी है, काम वो भी पहले की भी करता था, काम अब भी कर रहा है। सरकारें पहले भी थी, सरकारें अब भी हैं, लेकिन इस सरकार ने, जो केंद्र सरकार ने जो सुरक्षा एजेंसियों को ताकत सौंपी, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई, पाकिस्तान हो चाहे किसी भी मुल्क की, कि यहाँ पर आकर किसी आतंकवादी की कोई घटना अंजाम कर सके। छुटपुट घटनाएं हुई हैं। बिल्कुल। राकेश पोद्दार जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राकेश पोद्दार जी, हरियाणा जिसको माना जा चुका था आपके हाथ से निकल चुका है, 49 सीटों पे बढ़त बनाए हुए है, सत्ता में तीसरी बार। आपको अभी शुभकामनाएं दे दे या इंतजार करें? राकेश पोद्दार जी, देखिए प्रसून जी, शुभकामनाएं तो जनता को आपके चैनल के माध्यम से आपको देना चाहिए। जनता ने, जिन्होंने फिर से तीसरी बार भरोसा बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी पे की है, और मोदी जी की जो गारंटी है, मोदी जी पे जो लोग विश्वास करते हैं और पता है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, उसी पे आज हरियाणा की जनता ने हमें फिर तीसरी बार विश्वास बनाने का तीसरी बार आपको दिया है और आप पे भरोसा जताया है। नायब सिंह सैनी को पहले बधाई दे या मोदी जी को? जल्दी बता दीजिए। नहीं, नायब सिंह सैनी जी हमारे हरियाणा के इकाई के प्रदेश अध्यक्ष है, और उनके नेतृत्व में भी हम लोग ने चुनाव लड़ा। और राष्ट्रीय स्तर पे हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, मोदी जी के साथ अमित शाह जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, जेपी जयप्रकाश नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में हरियाणा फिर से तीसरी बार मजबूत करने का काम करेंगे। और जनता ने जो आशीर्वाद दिया, जनता के भरोसे पे हमें फिर से खड़ा होने का काम करना है, उनकी सेवा करना है, जो हमारे पिछले सेवा करना है। लेकिन आपके पूर्व कदावर नेता अनिल विज जी चुनाव हार रहे हैं, इस पे कोई प्रतिक्रिया आपकी 30 सेकंड में? नहीं, चुनाव हार रहे हैं या जीत रहे हैं, लेकिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा बनाया है। और अनिल विज जी हमारे सीनियर नेता हैं, अगर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जीत और हार जनता के बीच में। चलिए ठीक है, जम्मू कश्मीर को लेकर आपसे बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन सत्ता में आ चुका है, लगभग मान लिया जाए। आप बीजेपी को भी 26 सीटें मिली हैं, बड़ी सीटें मिली हैं। आप इन नतीजों के क्या निष्कर्ष निकालते हैं राकेश पोद्दार जी? देखिए प्रसून जी, जम्मू कश्मीर में कभी भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के लगभग
कश्मीर के इलाके में खाते नहीं खुलते थे, लेकिन आज कश्मीर के इलाके में खाते खुलने लगे हैं और कहने लगे हैं कि मोदी जी की गारंटी पे कश्मीर के लोग भी भरोसा जताते हैं। किस तरह हम लोग आतंकवाद के नाम खत्म करने का काम, किस तरह वहां पे प्रशासन को एकदम। राकेश पोद्दार जी, इसके लिए श्रेय दिया जा सकता है आपको कि आपने आतंक को काफी हद तक समेट दिया है जम्मू कश्मीर से, इसका क्रेडिट बीजेपी ले सकती है। तंजीम अहमद हमारे साथ मौजूद है, प्रवक्ता कांग्रेस। तंजीम जी, हरियाणा आपके हाथ से निकलता जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? तंजीम जी का फोन कट चुका है, अभी हम दोबारा उनसे जुड़ेंगे। क्या कहना चाहते हैं मोहम्मद अमीन साहब? जो हरियाणा कांग्रेस की झोली में जा रहा था अचानक निकल गया, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या यही नतीजे आने वाले थे? चुनावी सर्वे, 6 सर्वे हुए, चुनावी सर्वे, सब में बीजेपी को किसी ने भी 30 सीटों से ज्यादा नहीं दिया। CNN 24 बीजेपी को 21 सीटें दे रही थी, मनी कंट्रोल 28 सीटें दे रही थी। पीपुल्स प्लस के एग्जिट पोल में बीजेपी को 32 सीटें एकमात्र था जिसमें 32 सीटें मिली। रिपब्लिक मैट्रिज के एग्जिट पोल में 24 सीटें, दैनिक भास्कर ने 29 से 23 सीटें बता रही थी बीजेपी की। इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया बीजेपी प्लस को 21 सीटें दे रही थी। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? जी देखिए डॉक्टर साहब, सवाल इस बात का है कि मैंने पहले ही नकार दिया है इस बात को, और देखा गया है कि एग्जिट पोल एक बिजनेस है, उनको अपना बिजनेस चाहिए, और जो जनता का रुख हवा देख लेते हैं या लोगों से पूछ लेते हैं, कुछ ही लोगों का होता है सैंपल। ये कोई क्लियर कट नहीं है कि हर वोटर के पास वो जाएं और वोटर से बात की हो उन्होंने। एक सैंपल लेने के बाद वो अपना अनुमान लगाते हैं, और अनुमान को मैं बिल्कुल नहीं मानता और नकार देता हूँ। बल्कि इलेक्शन कमीशन भी इसको कोई रिकॉग्निशन नहीं देता। अब मैं समझता हूँ कि पिछले कई इलेक्शन जो हुए हैं उनमें जिस तरीके से दिया गया है इनके एग्जिट पोल का रिजल्ट, उसको भी अब लोग मानने से इनकार कर रहे हैं। और जब डिबेट होती है तो कई पार्टियों के लीडर्स आते हैं और कहते हैं हम इसको नहीं मानते जब तक कि रिजल्ट ना आए। मैं फैक्चुअल पोजीशन ये मानता हूँ कि जो स्थिति है वो स्थिति अगर वोट में कन्वर्ट होती है और मशीनों के अंदर जाती है, मशीन की जो गिनती बताएगी वही होगा। 1 और 1 2 होगा, 1 और 1 11 नहीं होता है। तो मोहम्मद अमीन साहब, आप मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है, बीजेपी ने 3 कैंडिडेट को उतारा था, मुस्लिम कैंडिडेट को जी। क्या मुसलमानों का हृदय परिवर्तन हुआ? इस चुनाव में नतीजे दिखा रहे हैं। देखिए, मैं यही कहता आया हूँ हमेशा कि देखिए, जब बीजेपी कहती है कि हर एक का साथ, हर एक का व्यवहार, सबका विकास, तो उसमें उन्होंने क्या किया था कि पहले जब आसाम के चुनाव हुए थे, आप उनको देखेंगे, और बंगाल के हुए थे, उसमें दिए गए थे मुसलमानों को, लेकिन वो लोग कुछ दिन पहले दिए गए, यानी 10-5 दिन पहले दिया गया, तो कोई इसको वर्थ नहीं रखता और ना ही माने रखता है, न लोगों का वोटर माइंड बन जाता है। यहाँ पर अब की बार क्या किया है कि इनका जो माइनॉरिटी मोर्चा है, उस माइनॉरिटी मोर्चा में जो लोग काम कर रहे थे, उनके प्रदेश अध्यक्ष को एक बार टिकट दिया गया, जैसे मैं देख रहा था, उसमें 2 और लोगों को दिया गया जो उनके पार्टी में ऑलरेडी मौजूद थे पहले से। तो जब 2-3 टिकट दिए गए हैं, वहाँ पे उन लोगों ने काम किया होगा, और जनता जानती भी है कि ये लोग अगर उनके एमएलए, वो पहले एमएलए भी रह चुके हैं, तो अगर इन्होंने अपनी मेहनत से काम किया है तो वहाँ के लोगों को ज़रूर काम किया होगा, उनको समय दिया होगा, और जनता अब समझती है कि उसको क्या मिलने वाला है। अगर उनका जो कैंडिडेट है वो इस काबिल है और मुस्लिम है, तो ऐसा नहीं है, हिंदू वोट तो उनके होते ही होते हैं, और प्लस जब मुसलमान मिल जाता है तो उसकी जीत बम्पर होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जीत बम्पर होती है, अगर आपकी बात मान ली जाए तो इसको पुख्ता कर लेते हैं। शान खान हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। शान खान जी, डॉक्टर मोहम्मद अमीन कह रहे हैं मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया हरियाणा में, इसीलिए नतीजे बीजेपी के पक्ष में 49 सीटें आ रही हैं, कांग्रेस को 35 सीटें मिल रही हैं। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? शान खान जी का भी फोन कट गया है, दोबारा हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। रवि अरोड़ा जी मौजूद है। रवि अरोड़ा जी, आप इसको मानते हैं कि मुसलमानों का हृदय परिवर्तन हो रहा है बीजेपी के लिए? जी देखिए, जब बीजेपी की हम बात करते हैं तो इसमें ऐसा नहीं है कि बीजेपी के को मुसलमानों के खिलाफ कुछ होकर जो बेनिफिट खुल के बोलिए। जी बिल्कुल, जितने बेनिफिट्स बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार ने हिंदुओं को दी हैं, उतनी मुसलमानों को दी है। ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यकों के लिए कोई अलग रूल हुआ, सब सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं
एक माहौल देश के अंदर सभी पार्टियां एक माहौल बना, विपक्षी पार्टियां खासकर ऐसा बनाकर चलती हैं कि अगर बीजेपी आ जाती है तो पूरी तरह से मुस्लिम विरोधी है। इसको लेकर कहीं ना कहीं मैं समझता हूं, और इस एक जो माहौल है, इस माहौल के अंदर कहीं ना कहीं बीजेपी को भी लगता है, ऐसा नहीं है, कुछ नेता बीजेपी के ऐसी बातें करते हैं बड़े बड़े मंचों पर जो कहीं ना कहीं उस चीज का लगने भी लगता है कि ये पूरी तरह से जो है हिंदुत्व की विरोधी है और मोदी जी के विरोधी हैं। जी बिल्कुल, मुसलमानों को लेकिन जो टॉप 5 लीडर्स हैं बीजेपी के, उनमें ऐसी बात नहीं है, वो सबको साथ लेकर सबका मुझे लगता है कि अपनी भागीदारी खुद सुनिश्चित करनी होगी। जी बिल्कुल, मोदी जी ने बहुत पहले कहा था धूप तो होगी, चल सको तो चलो, जी चलना ही होगा राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र की अस्मिता के लिए, राष्ट्र की अखंडता के लिए। और सभी लोगों को, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सबको राष्ट्र के उत्थान में अपनी आहुति देनी होगी। राकेश पोद्दार जी, बड़ा सवाल, बड़ा फैसला, जो नतीजे आपको मिल रहे हैं हरियाणा में, क्या इसकी उम्मीद किए हुए थे आप? देखिए प्रसून जी, कोई भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी चाहे निकाय की चुनाव हो, चाहे विधानसभा या लोकसभा की चुनाव हो, बड़े हम मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ते हैं। साथ में हम अपने नए मैनिफेस्टो के साथ जनता के बीच में जाते हैं और हम बताते हैं कि पिछले कार्य में आपने जो वादा जो हमने किया था, उस वादे को हमने पूरा किया है। अब नए वादे के साथ मैं आपके साथ आया हूँ, आप मुझे वोट दीजिए, उस पर हम काम करना चाहते हैं। आपने सही पूछा है, राष्ट्र के नाम पे ही, प्रदेश के नाम और देश के नाम से ही हम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। राष्ट्र सर्वोपरि है, फिर उसके बाद हम लोग कास्ट की बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस दिल्ली के अंदर एक साथ रहती है, हरियाणा में जाते हैं, दोनों का विचारधारा अलग हो जाते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, इनका सिर्फ मकसद सत्ता पाने के लिए है, इनका मकसद नहीं है कि हम जनता की सेवा करें। आज दिल्ली में देख लीजिए, आज हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, पीडीए चला था, आज कहां है पीडीए? राहुल गांधी जी की पीडीए क्यों नहीं कामयाब हुई हरियाणा के अंदर? सिर्फ ये लोग हरियाणा के अंदर कामयाब नहीं हुई, लेकिन मोहब्बत की दुकान जम्मू कश्मीर में चल रही है। आप तो इतना मानेंगे, उमर अब्दुल्ला की बात कर ली जाए, फारूक अब्दुल्ला की बात कर ली जाए, ये लोग कट्टरपंथ से नाता तोड़ चुके हैं बहुत पहले से ही। तो आप तो इतना मान लेंगे ना कि मोहब्बत की दुकान खुली हुई है, वहां स्वागत हुआ खुले हाथों से जम्मू कश्मीर में। जी नहीं प्रसून जी, मोहब्बत की दुकान का पता तो अब चल रहा है ना कि वहां भी हमारे लगभग 26-27 सीटों पे हम आगे चल रहे हैं। हम हरियाणा में आगे चल रहे हैं, हरियाणा में सरकार बना रहे हैं, 50 सीटों पे हम लोग आगे चल रहे हैं, 90 में 50 आगे हैं। हम बता दें, हरियाणा में चुनाव आयोग की जो नतीजे आ रहे हैं उसमें 49 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 35 सीटें, इंडिपेंडेंट 4, INLD यानी इंडियन नेशनल लोकदल, चौटाला वाली पार्टी है चौटाला वाली वो 1, बीएसपी यानी मायावती जी की पार्टी के एक विधायक को सत्ता मिलती हुई दिख रही है। दूसरा, अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें, कांग्रेस को 10 सीटें, यानी कुल मिलाकर गठबंधन 52 सीटों के साथ पूरी मेजॉरिटी में आता दिख रहा है। बीजेपी को 26 सीटें जम्मू रीजन से बड़ी सफलता मिलती दिख रही है। इंडिपेंडेंट 6 और पीडीपी 3। आखिर क्यों सिमट गई पीडीपी? राकेश पोद्दार जी, बीजेपी के बारे में कहा जाता है जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी होती है वह समाप्त हो जाती है। अभय चौटाला की बात की जाए या पीडीपी की बात की जाए या दुष्यंत चौटाला की? दुष्यंत चौटाला आए और खत्म हो गए, पीडीपी आई खत्म हो गई। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए प्रसून जी, जो हमारे साथ आते हैं और हमारे जो विचारधारा है, हमारे विचारधारा पे, राष्ट्र के विचारधारा पे जिनको भी काम करना उनको हम साथ लेते हैं। जो व्यक्ति छोड़ देते हैं हमारे विचारधारा को, राष्ट्र के विचारधारा को छोड़ देते हैं, तो जनता जानती है, इनका विचारधारा दिख रहा है। मोहम्मद अभी साहब आप कह रहे थे मुसलमान साथ आ रहे हैं, जो नतीजे दिखा रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला अभी चुनाव हार रहे हैं, उनकी पार्टी को मुखी खानी पड़ी है, जबकि पिछले चुनाव में 10 सीटें मिली थी उनको। तो क्या मुस्लिमों का मोह भंग हो जाता है जो भी बीजेपी को सपोर्ट करता है?
प्रसून जी, ऐसा नहीं हमारे है। मुस्लिम भाई ने हमें सपोर्ट उन लोगों ने अपना एक अलग व्यू बना रखा है और उस हिसाब से वोट देते हैं। अब की बार ये हुआ है हरियाणा में कि जानते हैं कि पिछली बार जो सरकार थी वो बीजेपी की थी, उन्होंने कुछ इस तरह का मुंह में भी काम हुए हैं और मुस्लिम इलाकों में ज्यादा काम हुआ है। खट्टर साहब ने अपने रिजीम में किया, सैनी साहब ने उसको रोका नहीं। समझते हैं इस बात को कि अगर ये काम सरकार को दोबारा बनाएंगे तो हमारे काम आगे बढ़ेंगे और हमारा प्रचार प्रसार। चलिए, रवि अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक। रवि अरोड़ा जी, पीडीपी की हालत यह क्यों हो गई? पीडीपी की हालत के लिए जिम्मेदार बीजेपी है, क्योंकि उसने अलायंस किया था बीजेपी के साथ, उसके बाद धारा 370 हटा दी गई, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जिम्मेदार उसी पार्टी को माना जा रहा है। मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर में आज इस हालत में पहुंचाने का रीजन भी मोदी जी ही हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पीडीपी एक ऐसी कट्टरपंथी पार्टी थी, कहीं ना कहीं भारत के एक हिस्से को कहीं ना कहीं वो अलग तोड़ना चाहती थी। ये मंशा पूरा देश जानता है। करती थी जनता, षड्यंत्रकारियों को माफ नहीं करती है, यही कहना है रवि अरोड़ा जी का। मोहम्मद अमीन साहब, क्या मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है जम्मू कश्मीर में? नहीं, मोहब्बत की दुकान तो नहीं खुली है कहना चाहिए, बल्कि हाँ, वहाँ के लोगों ने जो है सोचा कि लोकल लेवल पे कौन उनके काम कर सकता है, इसलिए उनके जो एनसी के नेता थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा एश्योरेंस दी होगी और वहाँ का रुझान भी पहले रहा। और पीडीपी को हटाना था तो जो कांग्रेस का वोट था वो पीडीपी को जो गया था वो वापस कांग्रेस में आया। और जो अभी अरोड़ा साहब कह रहे थे इस बात को कि उनकी जो दुकान है वो पीडीपी की बंद हो गई, क्योंकि उसमें आतंकवादियों को ज़्यादा साया रहता था। जब भी उन्होंने बात की आतंकवाद की बात की और हमेशा पाकिस्तान के साथ उन्होंने अपना नाता जोड़ा, जिसका नतीजा देखिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की बात करें तो उन्होंने हमेशा बात कही टेबल टॉक होनी चाहिए। ये नहीं कहा कि पाकिस्तान में जाके बात होनी चाहिए। हमेशा महबूबा मुफ्ती ये कहती रही कि पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते रखने चाहिए। क्यों रखने चाहिए? जो टिट फॉर टैट फॉरेन पॉलिसी है हमारी, और अब तो बिल्कुल ही सख्त पॉलिसी हो गई है मोदी जी की भी कि जो हमारे साथ जैसा करेगा हम उसके साथ वैसा करेंगे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। किसी से दबने का कोई रवैया नहीं, चाहे चाइना हो। तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त फॉरेन पॉलिसी के तहत भी विश्व में बात पता भी चल गई इस बात को कि किसी तरह का कोई भी दबाव नहीं था मुसलमानों के ऊपर। मुसलमान जिसको चाहे वोट दें, किसी तरीके से पूरी छूट के साथ हुआ चुनाव, वहाँ पे कोई नहीं कह सकता किसी तरह की रेगिंग हुई या कोई सख्ती की गई। हाँ, उन आतंकवादियों को जगह नहीं मिली है, सिक्योरिटी एजेंसीज ने उनको अलाउ नहीं किया है। 2-4 रवि अरोड़ा जी कुछ चाहते हैं, 30 सेकंड में आपका जवाब चाहूंगा जी। रवि, बस मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां लगातार कांग्रेस के लोग लगातार एक आरोप लगाते थे कि ईवीएम का रोना रोते थे, तो आज कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा चुनाव हुआ है। मैं समझता हूं वहां ईवीएम की अब बात भविष्य में नहीं उठेगी, मुझे ऐसा लगता है। चलिए ठीक है। राकेश पोद्दार जी, 2 राज्यों में चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। हरियाणा में आपकी तीसरी बार सरकार बन रही है, आपको शुभकामनाएं। और जम्मू कश्मीर में आप किसी भी मुस्लिम इलाके में या घाटी में एक भी सीट पाते नहीं दिख रहे, ऐसे आप किस तरीके से मानते हैं? जीत के तौर पे, हार के तौर पे, या संघर्ष के तौर पे देखना चाहते हैं कि रास्ता भी और भी है? जी प्रसून जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल से जो हमें प्राप्त हुआ है उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए नहीं काम करती है। हर भारतीय जनता पार्टी हर समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों के लिए काम करती है। हमें सत्ता के हम लोग अभिलाषा नहीं रखते हैं। सत्ता हमारे लिए सेकेंड है, पहले हमारे लिए देश है, पहले आपके लिए देश है। हमारे साथ सुमित रैना है, कश्मीरी पंडित, उनकी भी भावनाएं जान लेते हैं। जी हेलो जी, बोलिए। देखिए, ऐसा है जो J&K का समीकरण इस वक्त आ रहा है, इट्स गोइंग ऑन एक्सपेक्टेड लाइन। ये तो हमें पता था कि कश्मीर में जो बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशनल प्रेजेंस सारे कश्मीर प्रोविंस में है, लेकिन उनका ऑर्गेनाइजेशनल प्रेजेंस ट्रांसफर नहीं हो रहा है इनटू वोट्स। उसके कई कारण है और सबसे बड़ा कारण ये है कि जो छोटी छोटी पार्टी है, जैसे अपनी पार्टी है, जैसे सज्जाद लोन की पार्टी है, जैसे अभी इंजीनियर रशीद की पार्टी है, तो इनको लोगों को विश्वास दिलाया गया है, एक परसेप्शन दिलाया गया ये बीजेपी की प्रॉक्सीज है। और इसके चलते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, लगभग 100 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका डायरेक्ट बेनिफिट नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ। इतना ही नहीं कि जो वहां पर इंडिपेंडेंट बैक्ड कैंडिडेट्स थे उनको भी बीजेपी के प्रॉक्सी के तौर पे लिया गया।
और ये हो गया जो बीजेपी का अच्छा उनका अच्छा हिसाब रहा जम्मू प्रोविंस एसेंशियली इज अ हिंदू बेल्ट, और उसमें 43 सीटें हैं, और 43 सीटों में से 34 सीटें हिंदू मेजॉरिटी है, हिंदू डोमिनेटेड सीट्स हैं, जिसमें जो हिंदूज का प्रदर्शन वो काफी हद तक अच्छा हुआ है, और तभी बीजेपी जो एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तौर पर उभर रही है जम्मू में, और नेशनल कॉन्फ्रेंस उभर रहा है कश्मीर में। तो इसमें एक बड़ा डिस्टेबलाइजिंग ट्रेंड भी देखने को मिलता है। वो ये है कि जैसे जम्मू रीजन में कांग्रेस ने बढ़त बनाई है, 7-8 सीटों पे कांग्रेस जीती है, इसके क्या मतलब निकाले जाएं? देखिए, कांग्रेस का जीतना नहीं कहता हूं। असली जीत जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, और नेशनल कांग्रेस का जो है, कांग्रेस सिक्की राइड कर रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर। कांग्रेस का जो अपना आइडेंटिटी है, अपना पहचान है, वो कश्मीर में नहीं है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको 11 सीटें दे दी, तब जाके अब ये देख लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो प्रदर्शन है, इसमें ऑलमोस्ट 90% उनको सक्सेस रेट मिली है। और जो कांग्रेस की जितनी सीटें आई, 7 आई है, 8 आई है, जितनी भी आई है, वो आई है जब उनका अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुआ है। और कांग्रेस की जो पहचान है वो होस्टेज रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस को J&K स्टेट में। अगर आप पूरा समीकरण देखेंगे, इलेक्टोरल समीकरण देखेंगे, तो कांग्रेस का जो शाहबाद डूरू में उनका जो अपना कैंडिडेट है, बड़ा टॉल लीडर था, प्रेसिडेंट हुआ था, आप देख लीजिए वो भी ट्रेल कर रहा था अभी तक। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो कांग्रेस का रिवाइवल जिसकी आप बात कर रहे हैं शायद कश्मीर में, वो कांग्रेस का रिवाइवल सही मायने में नहीं है। रिवाइवल अगर है, रिवाइवल है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। आप देख लीजिए पीडीपी के जो मंत्रीगण थे, जो जब पीडीपी की हुकूमत है, 7 मंत्रीगण गए और अपनी पार्टी में ज्वाइन करके जो अल्ताफ बुखारी साहब ने बनाई थी। लेकिन उसके बावजूद भी, जब ये इतनी आंधी चली थी, उसके बावजूद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना कैडर इंटैक्ट रहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पॉलिटिशियंस रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पॉलिटिशियंस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को डेजर्ट नहीं किया और किसी दूसरी पार्टी में नहीं गए। तो इसके बावजूद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो प्रदर्शन है, वो प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि ये कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका जो है कम से कम 100 साल का तारीख है। तो ऐसे में मैं नहीं मानता हूं कि कांग्रेस की जीत J&K में हुई है। चलिए, आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं देश में हुए 2 प्रदेशों के चुनाव के बारे में, जिसमें एक राज्य में हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाती हुई दिख रही है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन सत्ता में आता हुआ दिख रहा है। अभी हमारे पास नतीजे आ रहे हैं, इन नतीजों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए APN न्यूज के साथ।